नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही हेथ्रो एयरपोर्ट यूनाइटेड किंगडम पे एक शिपमेंट के अंदर यूरेनियम पाया गया था, जिसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि ये यूरेनियम लिंक्ड है पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान से इसे भिजवाया गया था अब यूके में। अब हालांकि पाकिस्तान ने तो इस क्लेम को सरासर गलत बताया और कहा है कि ये बिल्कुल भी पाकिस्तान से लिंक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की बातें की जा रही है कि ये पाकिस्तान से ही आया है। यूरेनियम आपको पता होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप किया जाता है, चाहे वो सिविल पर्पस के लिए हो गया या फिर बम बनाने के लिए, यानी कि मिलिट्री पर्पस के लिए हो गया। और अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान पे कि आखिर पाकिस्तान करना क्या चाहता था। इसके अलावा पहले की भी अगर आप लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री देखोगे ना, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जो उसके कारनामे हैं, तो वो चीज और इससे रिलेटेड जो डर है वो पैदा करती है। इसी चीज को जानेंगे पूरा हम लोग इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। 29 तारीख को ओमान एयर का एक पैसेंजर प्लेन WY-101 पाकिस्तान से अपने सफर की शुरुआत करता है और बीच में इसका स्टॉपेज होता है मस्कट, ओमान में। इसके बाद इसको मस्कट से आना होता है यूके में, और वहां पर जब ये प्लेन पहुंचता है 29 तारीख को ही, तो हेथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पे जो कार्गो इसके साथ आया होता है, उसकी नॉर्मल चेकिंग करते समय कुछ अनयूजुअल चीज उसमें पाई जाती है। काफी ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा ये पता चलता है कि इसमें यूरेनियम के मेटल बार्स प्रेजेंट है। फिर यूके का ही एक न्यूज़पेपर होता है, सन न्यूज़पेपर, जो इसके बारे में सबसे पहली बार छापता है। और ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है सबके द्वारा कि ये पाकिस्तान से आया है। जब पाकिस्तान में ये फ्लाइट रुकी थी तो इसमें कार्गो के साथ इसको भी लोड कर दिया गया और मस्कट में इसको चेक किया नहीं गया, और इसीलिए अब ये यूके आ गया है। और इसके पीछे पाकिस्तान के पर्पस की बात करें तो दो चीज निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि हालांकि इसके चांस कम है, लेकिन रिसेंट में अगर आप लोगों को याद हो तो रशिया ने पाकिस्तान को अक्यूज किया था कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है। दूसरा, रशिया यूक्रेन पे ये इल्जाम लगा चुका है कि यूक्रेन जो है वो डर्टी बम बना रहा है और फ्यूचर में हो सकता है इसके थ्रू अटैक करे रशियन सोल्जर पे। तो इन दोनों को देखते हुए एक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान यूके के थ्रू ये सप्लाई करना चाहता हो यूक्रेन में, क्योंकि ये जो पूरा यूरेनियम मिला है इस पैकेज में, उसकी क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत कम है। जितने क्वांटिटी में ये मिला है उतना क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है कोई बड़ा न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए, लेकिन इतनी क्वांटिटी से डर्टी बम हो गया या फिर नर्व एजेंट अटैक करने के लिए जो केमिकल होता है वो बनाया जा सकता है इसका इस्तेमाल करके। तो एक तो इसका एंगल देखा जा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर से जोड़ के, लेकिन इस आर्गुमेंट में काफी कम दम है, पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। दूसरा, जो कि यूके की पुलिस का खुद ऐसा कहना है कि ये यूरेनियम आ रहा था ईरान सिटीजन्स जो यूके में रहते हैं या फिर लंदन बेस्ड जो बिजनेसेस हैं जो ईरानियंस द्वारा ओन किए जाते हैं उनके लिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इतना जो यूरेनियम पाया गया इतना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो जब न्यूक्लियर वेपन का डेवलप करने के लिए इतना यूरेनियम सफिशिएंट नहीं है, तो ईरानियन लोग या फिर ईरानियन बिजनेसमैन इसका करेंगे क्या? अगर ज्यादा मात्रा में यूरेनियम होता तो ये चलो अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिर यूके के बाद इसको भेजा जाता ईरान में और वहां से फिर इसका कोई मिसयूज किया जाता, लेकिन वैसा है नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो अभी भी इस पे जांच पड़ताल कर रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। लेकिन इस चीज में बहुत ज्यादा क्लियर है यूके की एजेंसीज कि ये पाकिस्तान से ही आया है। दूसरा एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा, क्या ये जो न्यूक्लियर मटेरियल का ट्रांसफर है ये इतना आसान होता है क्या? और अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो वो ऐसा करेगा क्यों, उसका क्या फायदा है इसमें? तो देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि नहीं, ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होता, इतना नॉर्मल नहीं होता, और इसीलिए ये एक काफी बड़ी न्यूज बन गई है। हर न्यूज चैनल लगभग इसकी बात कर रहे हैं। जितने भी न्यूक्लियर मटेरियल है उनसे डील करने के लिए दो कन्वेंशन और एक ग्रुप है। एक है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और एक ट्रीटी बनाई गई थी लेकिन अभी उसको लागू नहीं किया गया है, सीटीबीटी, यानी कि कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। और इसके बाद एक ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। वीडियो के एंड में मैं इनके बारे में आप लोग को बताऊंगा शॉर्ट में। अभी क्या है कि पाकिस्तान का जो केस है थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पाकिस्तान की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, न्यूक्लियर मटेरियल हो गया या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया उससे रिलेटेड, तो ये बहुत खराब रहा है पहले से ही। ये ऐसी कंट्री है जिसपे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। कल को यहाँ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मटेरियल या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया जा सकता है वो कहीं भी जा सकती है। और आज का जो टाइम है, इस टाइम में तो और
ऐसा पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल में क्या हालत है हम सब जानते हैं। ऐसे में उसको कहीं से भी पैसा मिले तो वो कुछ भी करने को तैयार होगा। इसके अलावा अभी अगर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री की इसकी बात करें तो 2004 में पूरे वर्ल्ड को शॉक लग गया था जब पाकिस्तान ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि हमारा जो साइंटिस्ट था अब्दुल कादिर खान, जिसको फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, उनने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई की थी नॉर्थ कोरिया को, लिबिया को और ईरान को। और ये जो साइंटिस्ट है ये इल्जाम लगाते हैं मिलिट्री लीडरशिप पे पाकिस्तान की कि नहीं मैंने नहीं, उन लोगों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सप्लाई किया था। अब जिसने भी किया हो, कुल मिला के बात ये है कि पाकिस्तान पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि यहाँ पर कोहेरेंस नहीं है, बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। हर एजेंसीज हर वो अपने तरीके से काम कर रही है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपनी तरीके से काम कर रही है, मिलिट्री अपनी तरीके से काम कर रही है। तो हो सकता है कि भले पॉलिटिकल लेवल पे कोई एग्रीमेंट ना हो पाकिस्तान के साथ दूसरी कंट्री का, लेकिन जो नीचे के ऑफिसर हैं, खासकर जो मिलिट्री के ऑफिसर है, वो कुछ पैसों के लालच में पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर दे बाहर के किसी देशों के। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, हाल में जो बिडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनने इस चीज को कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस समय सबसे डेंजरस कंट्री है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है और इसके अंदर कोई भी कोहेरेंस नहीं है। अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग जो ग्रुप है वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, रिसेंट में रशिया भी इल्जाम लगा चुका है पाकिस्तान में कि ये यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है। और यही कारण है कि एक बहुत बड़ा डर रहता है पाकिस्तान में कि उसके यहाँ जो टेरर ग्रुप है कल को वो ना ओवर पावर कर ले गवर्नमेंट को, जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके पास न्यूक्लियर वेपन चला जाएगा और वो फिर कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कुछ भी उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि पाकिस्तान जो है उसको बहुत आसानी से पैसा मिल जाता है लोग जब भी उस पर कोई मुसीबत आती है, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये गवर्नमेंट फेल करती है पाकिस्तान की तो यहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप है या फिर मिलिट्री लीडरशिप है वो पावर में आ जाएगी। और एक नॉन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी कंट्री को रूल करती है या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर रूल करती है तो उसका तो फिर अलग ही, उससे तो फिर कुछ उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती। लेकिन मिलिट्री लीडरशिप से भी ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि वो इस तरीके के मामले में एक सेंसिबल डिसीजन ले। हाल में ही आप लोग ने सुना होगा कि टोटल 10 बिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान को मिला है यूएन से, यूएसए से, फ्रांस से और बाकी कंट्रीज से। इससे पहले भी अक्सर इस तरीके के पैसे मिलते रहे हैं पाकिस्तान को। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि अगर ये पैसा कंट्री देना बंद कर दे और किसी भी वजह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फेल कर जाए तो इसकी वजह से जो खतरा है इंडिया पे भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेल करने से इंडिया पे भी जो खतरा है वो बढ़ेगा ही, ना कि कम होगा। लेकिन अब देखना यह है कि जब इस तरीके की न्यूज आती है, पाकिस्तान जो है वो यूरेनियम भेज रहा है यूके में या फिर यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, तो इस पे वर्ल्ड की कंट्रीज कैसे रिस्पॉन्स करती है? क्या पाकिस्तान पे वो प्रेशर बनाती है कि ऐसा मत करो, या फिर पूरे प्रेशर बनाती है या तुम्हारा जो न्यूक्लियर वेपन है उसी को गिव अप करो, या फिर चुपचाप से मुंह बंद करके बैठे रहे? तो अभी तो खैर यूके वाला जो इंसिडेंट है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेट्स सी क्या निकल के सामने आता है। उसके बाद जो मेन नजर होगी वो इस चीज पे होगी, वर्ल्ड कम्युनिटी कैसे इस पे रिस्पॉन्स करता है। तो ये समझ में आता है कि पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर वेपन है वो सिर्फ इंडिया ही के लिए नहीं, साउथ एशियाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। इसके अलावा जब भी हम लोग न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं तो 3 चीजों के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। एक है एनपीटी, दूसरा सीटीबीटी और तीसरा एनएसजी। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको साइन किया गया था 1968 में। इस ट्रीटी में कहा गया था कि कोई भी कंट्री अगर वो नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, यानी कि 1967-1968 तक उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आया है, तो वो फ्यूचर में भी कोई भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगी। और इसके अलावा कोई भी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो किसी दूसरे नॉन न्यूक्लियर कंट्री को हेल्प नहीं करेगी ऐसा करने में। तो केवल न्यूक्लियर वेपन्स की बात की गई थी इस ट्रीटी में, सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की यूज करने की बात नहीं की गई थी। इंडिया ने ऑफ कोर्स इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया था। इंडिया का कहना था कि ये जो ट्रीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। जो P5 कंट्रीज है जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है उनके पास तो ये टेक्नोलॉजी है और वो इसको बढ़ाते रहेंगे। ये जो ट्रीटी है ये केवल उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री को ये कुछ भी नहीं कहता है। इसीलिए ये ट्रीटी जो है डिस्क्रिमिनेटरी है और इसीलिए इंडिया का कहना है कि हम लोग इस पे साइन नहीं करेंगे। इंडिया के अलावा पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया और साउथ सुडान हो गए, ये सब वो कंट्रीज है जिनने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इसके अलावा 1974 में एक एनएसजी ग्रुप बनाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी इस ग्रुप का मेंबर नहीं है हम लोग उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज सप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि ये ग्रुप जो है इसके मेंबर्स अपने ग्रुप के बाहर किसी भी कंट्री को वो मटेरियल सप्लाई नहीं कर
करते हैं जिसका इस्तेमाल करके न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किया जा सकता है। लेकिन आप लोग को बता दूं 2006 में जब यूएसए इंडिया के साथ सिविल पर्पस के लिए न्यूक्लियर डील करना चाहता था, तब पहले तो इस ग्रुप ने काफी ज्यादा इसको गलत ठहराया कि ऐसा नहीं करने देंगे हम लोग यूएसए को और इंडिया को। लेकिन बाद में यूएसए की खूब ज्यादा कोशिश के बाद इंडिया को इस ग्रुप ने एग्जेम्पशन दे दिया और उसके बाद इंडिया को सप्लाई भी किया यूएसए ने न्यूक्लियर मटेरियल। इसके बाद लास्ट में है सीटीबीटी यानी कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये जो ट्रीटी है ना, ये केवल न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट या एक्सप्लोजन हो गया, केवल उसको रेगुलेट करता है। यानी कि ये कहता था कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं करेगी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेगी। हालांकि ये जो ट्रीटी है ये अभी तक इन्फोर्स नहीं की गई है, ये अभी तक इफेक्ट में नहीं आई है, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जितने कंट्री ने इसको साइन करना था या फिर जो रेटिफिकेशन था, वो अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इसके 186 सिग्नेटरीज हैं और इंडिया ने इसे अभी तक साइन नहीं किया है। ओके, तो ये था गाइस पूरा वीडियो। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने किस पर्पस की वजह से ये जो यूरेनियम है इसको भिजवाया होगा यूके में, या फिर पाकिस्तान ने भिजवाया है भी या नहीं, ये मुझे बताइएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ करता हूँ खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।